A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? है ना। ऑप्शन ए है पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ, है ना। बच्चों ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ये हिंदी से संबंधित प्रश्न है ही, भाषा से संबंधित, साथ ही साथ ये जीके से संबंधित भी है, स्टैटिक जीके से भी, है ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश भारत का एक पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जो है अलग राज्य बना, है ना। और ये कब हुआ? तो बच्चों ये हुआ है 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का अलग राज्य निर्माण हुआ। ठीक है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है जी? तो तेलुगु है, याद रखिएगा। क्या है? तेलुगु। ठीक है बच्चों, भारत में तेलुगु जो है दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर पर हिंदी है, भारत में बोली जाने वाली जो है सबसे पॉपुलर भाषा हिंदी है, और सेकंड है तेलुगु। ठीक है, क्योंकि तेलुगु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, है ना, उसके आसपास बहुत सारी राज्यों में बोली जाती है तेलुगु। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा की लिपि है। लो, इस प्रश्न का कोई जवाब बताओगे? हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। बताओ, हिंदी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं की लिपि एक और मात्र एक ही है। क्या है जी? आप लोग जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे तो वहाँ पे लिखना रहता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे रहे हो और उस लैंग्वेज का लिपि क्या है। दोनों चीज़ लिखना रहता है ना। मैट्रिक में भी लिखना रहता है, 12th दोनों में लिखना रहता है। तो बच्चों हिंदी भाषा की लिपि क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दो। वेरी राइट। हिंदी भाषा की लिपि क्या है जी? देवनागरी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है जी? देवनागरी है। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। ठीक है, पाली और प्राकृत ये दोनों भाषाएं तो कहाँ से निकली है जी? ये दोनों भाषाएं तो संस्कृत से ही निकली है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए कोंकणी, बी पुर्तगाली, सी मराठी, डी गुजराती। बताइए गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? बच्चों गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है ना। तो इसकी राजभाषा तो हम सब यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा जो है कोंकणी है। क्या है भाषा जी? कोंकणी है। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा रही हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ बच्चों। तो जब यहाँ की भाषा कोंकणी है तो राजभाषा क्या होगी? अब तो क्या होगी बताओ? बिल्कुल यहाँ की राजभाषा होगी कोंकणी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात आई है गोवा की, तो मैं गोवा में बता देती हूँ। गोवा की राजधानी कहाँ है जी? पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। ठीक है, पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है जी? सीएम है प्रमोद, PRAMOD। याद रखो,
प्रमोद सावंत। हाँ, राखी सावंत का नाम सुने हो ना, बस उसी तरह याद रख लो, प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। और गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, है ना। प्रश्न संख्या 4 है, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए साधुकड़ी, ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी साधुकड़ी, डी कनौजी, सी कनौजी और डी व्रज। चलो बताओ, कबीर दास की भाषा क्या थी? आप लोग को मैं एक बार ये प्रश्न करवा चुकी हूँ कि कबीर दास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी, है ना। पंचमेल खिचड़ी का मतलब है कि वो चारों तरफ की भाषाओं को मिला करके उन्होंने एक अपना ही अलग भाषा का निर्माण किया था, जिसे उनकी भाषा में क्या कहा जाता है? साधुकड़ी, है ना। इसीलिए यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, कबीर दास की भाषा क्या है जी? साधुकड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कबीर दास ने अपनी एक अलग ही भाषा बनाई थी, है ना। सभी भाषाओं को मिला करके, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू, फारसी, है ना, इन सारी भाषाओं को मिला करके जो है उन्होंने पंचमेल खिचड़ी, उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, वाणी का डिटेक्टर उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ना, इसी कारण कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 5, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ना। वर्तमान में हिंदी का कौन सा प्रचलित रूप है जिसे हम लोग बड़े बेधड़ले से यूज कर रहे हैं? ऑप्शन ए अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। ये तो बहुत ही आप लोग अच्छे से सेंस लगा के भी सोचते हो। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हम लोग अवधी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ब्रजभाषा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। देवनागरी तो लिपि है, इसको कैसे बोलेंगे? अब हम लोग बोलते हैं खड़ी बोली। हम लोग बोलते हैं ना, खड़ी हिंदी में बात करो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो ये खड़ी हिंदी है ना। समझ में आ रहा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी हिंदी है। समझ में आया? इसको बोला जाता है खड़ी बोली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा सिंपल सा सवाल है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो वर्तमान में हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो, है ना, सभी जी रहे हैं। तो वर्तमान में हिंदी की कौन सी भाषा को हम लोग बोलते हैं? अवधी को बोलते हैं? नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। अवधी बोलते हैं हम लोग? नहीं बोलते। ब्रजभाषा बोलते हैं? नहीं बोलते। अब बात आती है खड़ी बोली की, बिल्कुल खड़ी बोली बोलते भी हैं। खड़ी भाषा, खड़ी हिंदी में बात करो, है ना। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है ना। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 6, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? ऑप्शन ए भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। 4 ऑप्शन है जी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखो, आर्य भाषा समूह था वो टोटल 2 भागों में बांटा गया है ना। 2 भाषा परिवार है। एक आता है बच्चों भारोपीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी जो है, जो भाषा परिवार है, सॉरी, वो 2 में बटा हुआ है, एक भारोपीय और दूसरा द्रविड़। याद रखिएगा आप लोग। आर्य भाषा परिवार कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। पहला भारोपीय और दूसरा क्या जी? द्रविड़। ठीक है, अब बात पूछ रही है कि हिंदी किसका अंग है, किस भाषा का ये मेंबर है? भारोपीय का है या द्रविड़ का है? ठीक है, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती पर तो जाना ही नहीं हम लोग को। तो ध्यान दीजिए, भारोपीय में कौन कौन सा भाषा आता है बच्चों? भारोपियों में आता है सबसे पहला हिंदी। ठीक है, हिंदी के बाद आता है पंजाबी। आप लोग लिखते जाओ, जगह नहीं है नीचे, फटाफट लिखते जाओ, है ना। इंग्लिश भी आता है जी। इंग्लिश भी भारोपीय में ही आता है। समझ में आया? नेपाली तो कैसे नहीं आएगा? भारोपीय का मतलब क्या हुआ? देखो, भा से भारत, बाहर से भारत,
अपीय यानी कि यूरोपीय, है ना। भारत और यूरोप को मिला के बना है भारोपीय। समझ में आया। तो इंग्लिश तो आएगा ही क्योंकि इंग्लिश तो यूरोप का है। क्लियर। अब देखिए द्रविड़ में क्या क्या आता है बच्चों। द्रविड़ में आता है सबसे पहला तमिल, है ना, तेलुगु, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। आई होप आप लोग का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी भाषा परिवार से पूछ दी कि ये किस भाषा परिवार का सर ये किस भाषा, कौन सा भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंध रखता है, तो आप लोग बता दोगे। बस हिंदी का याद रखना, भारोपीय का है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जी, भारोपीय। ठीक है, चला जाए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आदि जननी बताइए इसकी माता कौन है। मुझे लगता है कि सारी भाषाओं की माता सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कौन है जी, संस्कृत है। संस्कृत अति प्राचीन भाषा है, इसलिए संस्कृत इसका राइट आंसर होगा, है ना। कभी हिंदी का पूछ दे, कोई भी भाषा का पूछ दे, समझ में आया, तो मान लेना है कि वो संस्कृत ही उसका क्या है, प्राचीन भाषा। समझ में आया। जब आप लोग 9-10 में पढ़ रहे होंगे तो उस समय एक मैक्स मुलर का चैप्टर पढ़ना है, भारत, ये क्या चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी, इनफैक्ट हिंदी, पंजाबी, नेपाली तो छोड़िए, इंग्लिश की भी जननी है ना। किस तरह से जो है माउस मतलब चूहा जो होता है, MOUSE होता है ना, माउस मतलब चूहा, जो कि इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये माउस से कैसे मूस बना, मूस क्या है, संस्कृत है ना। तो उस चैप्टर का नाम है, शीर्षक का नाम है भारत से हम क्या सीखें। उस चैप्टर में इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि किस तरह से सभी भाषाओं का संबंध जो है संस्कृत से है। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझ में आ गया। आदि जननी, जहाँ भी भाषा की जननी का बात आए, है ना, यहाँ इनफैक्ट यहाँ पे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों भाषाएं भी संस्कृत से ही निकली है। समझ में आया। संस्कृत देवों की भाषा रह चुकी है, समझ में, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। इसी कारण इसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। समझ में आया, क्योंकि ये देव के नगर में प्रचलित लिपि था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था। बताइए राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था। बच्चों इसका राइट आंसर होगा, सॉरी राइट तो नहीं बता सकती, आप लोग बताओ, मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 1953, 1955, 1943 और 1960। तो बताइए राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि इसका राजभाषा आयोग का सॉरी ये गलत है बच्चों। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन हुआ था 1955 में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, 1955 से। अब बात आती है कि राजभाषा आयोग के जब अध्यक्ष थे तो उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो बच्चों उसके अध्यक्ष थे, है ना, GB खरे। ठीक है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी, GB खरे। अच्छा, सबसे पहले अध्यक्ष, ये पहले अध्यक्ष की मैं बात कर रही हूँ जिस 1955 में, लेकिन अभी वर्तमान में पूछे कभी क्वेश्चन
कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है इसके अध्यक्ष? विनय पाठक। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? विनय पाठक। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न 9। अरबी लिपि लिखी जाती है, अरबी लिपि कहाँ से लिखी जाती है जी? पहला बाएं से दाएं, दूसरा दाएं से बाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। आप लोग में से किसी बच्चे ने अगर उर्दू लिखा होगा, है ना, अगर उर्दू लिखा होगा तो वो बता सकते हैं वो कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं या दाएं से बाएं लिखते हैं? जिन्हें पता होगा वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये ऑप्शन तो मैं खुद ही हटा रही हूँ बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे का जवाब जो है सही आ रहा है। मैम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी नाइस। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं से बाएं। ये साइड से लिखाता है बच्चों, है ना, इस साइड से लिखाता है, जबकि हिंदी में जो है इस साइड से लिखाता है ना, ये हिंदी में, है ना, देवनागरी लिपि में लेफ्ट टू राइट, जबकि अरबी में या फारसी में राइट टू लेफ्ट, है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 10। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, सी फारसी, डी गुरुमुखी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है जी? गुरुमुखी में लिखी जाती है ना, हाँ, गुरुमुखी में। देवनागरी में तो हम सब जानते हैं हिंदी, संस्कृत, ये सब, है ना। रोमन में क्या लिखा जाता है? इंग्लिश, रोमन में इंग्लिश। ठीक है, फारसी में जी, फारसी में उर्दू। क्या समझे? ठीक है, और गुरुमुखी में तो पंजाबी लिखी ही जाती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली, है ना। सिंधी को शुरू में तो 14 भाषा ही थे ना, हमारे संविधान में सबसे शुरू में मात्र 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर अलग अलग राज्य जो है बनने लगे, अलग अलग लोगों की भाषाएं बनने लगी, लोग मांग करने लगे कि हमारे भाषा को भी जो है संविधान में दर्जा मिलना चाहिए था, है ना, उसे भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1955 ईस्वी और 1930 ईस्वी। चलो बताओ बच्चों, आप लोग को नहीं पता मैं बता देती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी। ठीक है, 21 समझ में आ रहा है ना, 21वें संविधान संशोधन में, है ना, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को, समझ में आ रहा है ना, कि संविधान संशोधन जी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है इस तरह से, समझ में आ रहा है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में, है ना जी, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भाषा को किस अनुसूची में रखा गया बच्चों? आर्टिकल 8 में रखा गया। ठीक है ना, 8वीं आर्टिकल में जोड़ा गया। किसको जी? सिंधी भाषा को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न भाषा से है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अभी तो मैंने बताया कि सबसे शुरू में जब पूछे कि सबसे शुरू में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता मिला था,
मिली थी? तो 14 को। लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए कि टोटल कितनी भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त है, अधिकृत है, तो वो ऑप्शन ए है बच्चों 14, बी 15, सी 18, डी 22। अब बताइए इसका राइट आंसर। ये बहुत एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा, है ना। टोटल 22 भाषाओं को क्या किया गया था जी? मान्यता मिला था। ठीक है, समझ में आ रहा है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है? 22 भाषाओं को। अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है? याद रखिएगा, यहाँ पे संस्कृत नहीं दिया हुआ है ना। अगर संस्कृत दिया हुआ रहता तो हम सभी संस्कृत को ही टिक आउट करते, लेकिन यहाँ पे इस 3-4 ऑप्शन में हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्राचीन भाषा। ऑप्शन ए पार्सियन, बी सुमेरियन, सी ग्रीक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, पार्सियन, ग्रीक, सुमेरियन ये सारे के सारे जो हैं सभ्यता हैं। समझ में आया? मैं आपको बता दूं कि जो जितनी प्राचीन सभ्यताएं होंगी वहाँ की भाषाएं भी उतनी ही प्राचीन होंगी, है ना। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में बच्चों सुमेरियन सभ्यता, ये जो है ना सुमेरियन सभ्यता, ये अति प्राचीन है। समझ में आ रहा है ना। सुमेरियन सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ की ये सभ्यताएं इतनी प्राचीन थी तो यहाँ की भाषा भी क्या होगी? अति प्राचीन होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। ठीक है, और आप लोग को याद रखना होगा कि सुमेरियन भाषा का जो लिपि था, है ना, सुमेरियन भाषा का जो लिपि था, लिपि किसको बोलते हैं? लिखने की विधि, लिखने का ढंग, वो अंकन विधि था। लिपि जो था यहाँ का क्या था जी? अंकन था, अंक में लिखा हुआ था, है ना। कभी कभी आप डालिएगा अंकन विधि तो इस तरीके से आएगा जी। मिस्र में इस तरीके से लिखा हुआ रहता था। देख रहे हैं जिस तरह से हम लिख रहे हैं, लग रहा है कि हम कोई जो है, कोई जो क्या उसको बोलते हैं, कोई ज्यामितीय आकृति बना रहे हैं, है ना। तो बच्चों इस तरह से ही वहाँ का लिखा रहता था, है ना। और इस तरीके से ही पूरा सब जगह लिखा हुआ है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों पर ये खुदाए हुए हैं ना। ये अंकन लिपि कहलाती है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन भाषा, अंकन लिपि, 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न 14 नंबर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, है ना, कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए आशफ अली, वीजी खरे, जसवंत सिंह, जॉन मथाई। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी बस जस्ट 5 मिनट पहले, है ना, करवा चुकी हूँ। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर। पहले बताओ राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो बच्चों राजभाषा आयोग का गठन जो है 7 जून 1955 को हुआ है। तो मैं बता चुकी हूँ, है ना, 7 जून 1955 को हुआ ये राजभाषा आयोग का गठन। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसके प्रथम अध्यक्ष बताई थी मैं, वीजी खरे थे, है ना। और वर्तमान में अभी प्रेजेंट में कौन है जी? तो बच्चों प्रेजेंट में है विनय पाठक, जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। विनय पाठक जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 15। ये सारे भाषा से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इससे 1 या 2 प्रश्न कन्फर्म आएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें,
है ना। और अगर मिस भी कर दिए हैं तो आप यूट्यूब में जा कर के जो है इसको फिर से निकाल करके जो है आप लोग इसे पढ़ो, है ना। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ इसको आप लोग याद करो, लिख लो, पढ़ लो, है ना, नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सारे प्रश्न, इन्हें मैं दोबारा नहीं करवाने वाली। चलिए अगला प्रश्न संख्या 15 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू। देखिए हिंदी तो सबसे पहला है ना। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली अगर भाषा रहता तो यहाँ पे हिंदी होता, लेकिन यह देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सेकंड कह रहा है, सेकंड लैंग्वेज, है ना। हाँ यहाँ पे जो है मोस्ट स्पीकिंग सेकंड लैंग्वेज, समझ में आ रहा ना। तो बांग्ला, तेलुगु और उर्दू। उर्दू तो होने वाला नहीं, क्योंकि उर्दू जो है यहाँ पे जब मुसलमान ही कम है, अल्पसंख्यक है, तो उर्दू तो ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। तो अब बात आती है बांग्ला और तेलुगु की। तो मुझे लगता है कि मैं ये बात बताई थी कि बच्चों तेलुगु जो है भारत में दूसरी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना का, इधर आपका क्या बोलता है, कोची साइड, कर्नाटक साइड, है ना, इन सब जगहों में भी बहुत ज़्यादा जो है ये तेलुगु का उपयोग होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जब भी पूछ दे सेकंड लैंग्वेज, है ना, तो तेलुगु, और फर्स्ट क्या होगा जी? हिंदी। हिंदी तो भाई फर्स्ट है ही। भारत के सबसे ज़्यादा बोलने वाली बोली कौन सी, सॉरी भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चला जाए। देवभाषा कौन सी है? प्रश्न संख्या 16। लो ये भी कोई पूछने की बात है, देवभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी है बच्चों, बी पाली है, सी संस्कृत है ना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए देवभाषा का मतलब है देव की भाषा, है ना, देवताओं की भाषा, भगवान की भाषा। किसे कहा गया है? वेदों में। वेद तो माने जाते हैं ना कि भगवान के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा लिखे हुए, और वो सारे के सारे संस्कृत में लिखे हुए, है ना। तो देवभाषा क्या होगी जी? संस्कृत होगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, है ना। देवभाषा, भगवान की भाषा, संस्कृत को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ये सब प्रश्न तो आप लोग को एकदम उसको बोलते हैं ना मुजवानी याद रहेगा, है ना, जवान पे। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है जी? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ना। ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी देवनागरी, है ना। ब्रज भाषा याद रखिएगा, गुरुमुखी में सिर्फ गुरुमुखी से सिर्फ पंजाबी लिखा था, ठीक है। फारसी से उर्दू वगैरह लिखा था, है ना। ब्राह्मी, देवनागरी, देवनागरी का दूसरा नाम ब्राह्मी है। देवनागरी सबसे पहले ब्राह्मी लिपि था, है ना, ब्राह्मी से ही निकला देवनागरी, है ना। और जहाँ तक हम लोग को पता है, और आप लोग को भी पता होना चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, ब्रज भाषा जो है हिंदी भाषा का ही एक रूप है, समझ में आया। ब्रज भाषा जो है पश्चिमी भाषा का, सॉरी पश्चिमी हिंदी का ही रूप है। तो हिंदी किस लिपि में लिखा था बच्चों? देवनागरी में। तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखाएगा? देवनागरी में। समझ में आया। ये जो ब्रज भाषा है बच्चों, ये पश्चिमी हिंदी का रूप है, याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी का। ठीक है, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का एक रूप है क्या। तो जब हिंदी देवनागरी में लिखा रहा है तो ब्रज भाषा किस में लिखाएगा जी? देवनागरी में। सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 18, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए लिखित, मौखिक, है ना, सांकेतिक,
और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? चलिए बताइए बच्चों। चलिए नहीं पता, मैं बताती हूँ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भाषा का कैसा प्रयोग हुआ था? सांकेतिक, है ना। लोग एक दूसरे से बात नहीं करने लगे थे मौखिक, संकेत में बात करते थे, है ना। इशारों इशारों में बताते, कुछ बताना रहता था तो, है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है ना। वहाँ लिखित भाषा का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लोग सांकेतिक भाषा का, है ना, लोग संकेत में बात करते थे, है ना। तो सर्वप्रथम भाषा का किस रूप का प्रयोग हुआ है? सांकेतिक का, इसके बाद मौखिक का, तब लिखित का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ये प्रश्न मैं अभी भी बहुत बार करा चुकी है ना। 1 से लेकर 19 तक में मैं इस प्रश्न के आंसर को बहुत बार बोल चुकी हूँ। भारत की सबसे अति प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत, है ना। संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 20। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है बच्चों हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू और तेलुगु, है ना। तो बताओ भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? अगर मैं आप लोग को बताऊं तो एक चीज़ आप लोग मान लो कि संवैधानिक रूप से, है ना, आधिकारिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में भारत की किसी भी राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अमुक रूप से, है ना, हिंदी को जो है लोगों ने भारत की राष्ट्रभाषा को भाषा के रूप में मान लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी जो है भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, है ना, एक भाषा है। हर एक तरह से समृद्ध भाषा है। इसीलिए लोगों ने अमुक रूप से, है ना, इसे मान लिया है कि चलो ये हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन संवैधानिक रूप से बच्चों हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राज्यभाषा माना गया है। हिंदी को क्या माना गया है? राज्यभाषा माना गया है। ठीक है, हिंदी को क्या माना गया? राज्यभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है ना? हिंदी को राज्यभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, कामकाज की भाषा माना गया, नेशनल लैंग्वेज इसे नहीं माना गया। लेकिन फिर भी जब भी कभी आ जाए क्वेश्चन, है ना, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम इसको खाली छोड़ देंगे। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हिंदी। ठीक है, हिंदी इसका राइट आंसर हम लोग मार देंगे, है ना, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। क्या समझ में आया? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 21। भाषा के लिखने का ढंग क्या है? भाषा के लिखने का ढंग क्या है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी शब्द, है ना। भाषा के लिखने का ढंग क्या है? व्याकरण, लिपि, वाक्य या शब्द? बताइए। भाषा के लिखने की विधि बच्चों मैं आप लोग को कई बार रिपीट कर चुकी होंगी कि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, तरीका, है ना जी, विधि ही लिपि कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, लिपि कहलाता है। समझ में आया? किसी भी बात, लिपि का अर्थ जानते हैं क्या होता है बच्चा? लीपना होता है ना। लिपि का अर्थ होता है लीपना, है ना, है ना।
लिपि का अर्थ होता है लीपना, है ना। यानी कि किसी भाषा को लीपना, लीप करके मतलब उसकी सुंदरता को, बनावट को, है ना, एक सही वे में लाना, एक सही ट्रैक पर लाना, है ना, लिपि का काम है। ठीक है ना, हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 22। भाषा साधक है। भाषा किस चीज का साधक है ना। भाषा किस काम को करता है? अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का, बोलने का, है ना। आप लोग बोल रहे हैं मैम लिखने का भी तो काम करता ही है भाषा, बोलने का भी करता है, ज्ञान का भी काम करता है, अभिव्यक्ति। तो मैं बताऊं कि भाषा जो है बच्चों मुख्य रूप से अभिव्यक्ति का साधक है ना। बोलने से भी क्या करते हैं हम लोग? अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं। लिखने से भी क्या करते हैं? अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं, है कि नहीं। तो क्यों ना इसका राइट आंसर अभिव्यक्ति ही होगा, है कि नहीं। भाषा किस चीज़ का साधक है जी? अभिव्यक्ति का, है ना। अभिव्यक्ति करने का मतलब है किसी के सामने अपने अंदर के छुपे हुए आपके मन की बातों को किसी के सामने जाहिर करना, है ना। अभिव्यक्ति, कम्युनिकेट करना। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। ओके, अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ऑप्शन ए शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध मागधी, है ना। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए बताइए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध मागधी, है ना। पूर्वी हिंदी जो है अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, देखिए अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है। अब बात आती है यहाँ पे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली है ना। तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली है। कितनी बोलियाँ हैं? 3। सबसे पहला छत्तीसगढ़ी, ठीक है, सबसे पहला क्या जी? छत्तीसगढ़ी, है ना। फिर दूसरा यहाँ पे हो जाएगा अवधी, दूसरा क्या होगा? अवधी, और तीसरा बघेली। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली है। ये तीनों बोली है जी, याद रखना है, बोली है। ठीक है, लेकिन जब बोली में ही ग्रंथ की रचना होने लगे, काव्य रचना होने लगे, किताब लिखाने लगे, है ना, तो बोली धीरे धीरे बोली ना रह करके भाषा बन जाती है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की अपभ्रंश से निकला है अर्धमागधी से। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है बच्चों, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस उपभ्रंश से हुआ है? अपभ्रंश हुआ है। उपनागर, ऑप्शन ए है उपनागर, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी पैसाची, है ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। ठीक है, ब्रज भाषा का विकास किस उपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से हुआ है जी? सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि सौरसेनी अपभ्रंश से तो ब्रज भाषा का विकास, आप लोग को पहले मैं बता दूं ब्रज भाषा भाषा नहीं है बल्कि ब्रज बोली है ना, ब्रज बोली है। लेकिन जब मैं आप लोग को पिछला प्रश्न में बताई कि जब किसी बोली का है ना विस्तृत रूप से प्रयोग होने लगे तो वो बोली बोली ना रह करके भाषा बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ब्रज भाषा जो है बच्चों पश्चिमी हिंदी का बोली है, याद रखिएगा। सौरसेनी से निकला है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, सौरसेनी से क्या निकला? पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से निकला है ब्रजभाषा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से क्या निकला है जी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली। ठीक है, इन सारे बोली। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। पद्मावत की भाषा है। पद्मावत है ना, पद्मावत एक काव्य रचना है ना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये किस भाषा में लिखा हुआ? ऑप्शन ए मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। बताइए।
बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है ना। अभी जो देवनागरी लिपि है उसको हम लोग प्राचीन काल में किस लिपि के नाम से जानते थे, है ना। ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, ब्राह्मी होगा, ब्राह्मा लिख दिया, ये गलती है, ब्राह्मी होगा, ठीक है। देवप्रिया, डी पाली। मैं ये प्रश्न का आंसर भी पहले करवा चुकी हूँ कि बच्चों देवनागरी जो है ब्राह्मी लिपि से निकला है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। देवनागरी जो है किससे निकला है जी? ब्राह्मी से निकला है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, है ना। देवनागरी लिपि में जो भी त्रुटि है ना उसको सबसे पहले सुधारने का काम स्टार्ट किसने किया था? ऑप्शन ए राहुल शंकरत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानड़े। चलो बताओ। ये हिंदी से प्रश्न तो है ही, भाषा का प्रश्न, साथ ही साथ ये जीके भी है ना। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक, है ना, जब 1955 में राजभाषा आयोग का स्थापना हुआ उस समय इनकी अहम भूमिका रही थी, है ना। और देवनागरी लिपि में त्रुटि को जो है सुधारने का ट्राई सबसे पहले जो है इन्होंने ही किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है बच्चों? आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।